कि सर ये जॉब कैसी है, ये मतलब करनी चाहिए एग्री के स्टूडेंट को। सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, जितना आपको काम करना पड़ता है उस हिसाब से अच्छा स्ट्रक्चर है। सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है जॉब में। दूसरा ये है कि बेहतर ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप जो है इस जॉब के साथ बहुत अच्छे से तैयारी आप अपनी आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कि यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी की आप मानते हो, हम सेफेस्ट स्कोर की अगर बात करें तो अगर आप 50+ हो तब तो एकदम सेफ हो। 45 के आसपास अगर आपका नंबर है तो 100% चांसेस आपके हैं कि हाँ हो जाएगा आपका। AGTA का काम ऑफिस का है कि हमारी फील्ड का, मतलब बेसिकली रहता है कि ऑफिस का रहता है? मोस्टली बच्चों को जो मिलता है वो एक्सटेंशन वर्क मिलता है। एक्सटेंशन है तो आपको फील्ड वर्क ही करना पड़ेगा, किसानों से कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉइल कंजर्वेशन में ये है कि सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड ही आपको काम करना है। जहां पर नदी नाला बाढ़ इस तरीके की चीजें होंगी वहां पर आपकी जरूरत होगी, वहां पर आपको काम करना होगा। हम किन रिसोर्सेज को फॉलो करें ये हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे? ऐसे तैयारी करो तो ये चीज़ ना आपको एकदम लगता है कि यार ये सिलेक्शन दिला सकती है, वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप जो है तैयारी के टाइम पे MCQs भी साथ में लेते रहें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जानकारी होती रहेगी, पेपर का पैटर्न कैसे बदल रहा है, तो आपकी जानकारी इसी से बेहतर होती जाएगी। अच्छा, ऐसा ये कोई ऐसा मोमेंट रहो कि यार लगा यार बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा, अमेजिंग? वो तो हर महीने एक बार लगता है जब 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 अकाउंट में आता है सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आज हम लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी की एक वैकेंसी AGTA पर संवाद। आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं जब आप तैयारी शुरू करते हैं या जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। तो आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर शुभम सर। एक बार सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम शुभम तिवारी है और मैं अभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर पोस्टेड हूँ। 2021 में मैंने ये वैकेंसी ज्वाइन की थी और सर उसके बाद जो है मैं प्रयागराज पहले पोस्टेड रहा हूँ 3 साल तक, जिसके बाद मैंने ट्रांसफ़र करवा के अपना होम डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में मैं भी पोस्टेड हूँ। तो एक सबसे पहले जो वैकेंसी 2019 में आई थी वही ना सर? नहीं, उससे पहले एक 13 में वैकेंसी आई थी और जिसका ज्वाइनिंग 16 में हुआ था। मेरा वैकेंसी जो वहाँ 19 में आया था, जिसका ज्वाइनिंग 2021 में फाइनल सिलेक्शन हो पाया था, अक्टूबर 2021 में। सर एक सवाल, मतलब जो सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि जो अभी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 3446 पद थे, तो इसकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है? देखो, ज्वाइनिंग बहुत हद तक, इलेक्शन बहुत हद तक इसको डिफाइन करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। जैसे DV को इतना डिले किया जा रहा है, इसी से समझ में आ रहा है इस ज्वाइनिंग को भी वही सितंबर अक्टूबर के आसपास ही ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा हमने पिछली ज्वाइनिंग में भी देखा है, जब वैकेंसी जो है 2016 में फाइनलाइज हुई थी, ये लास्ट में जो हम लोग से पहले वाली वैकेंसी थी वो भी 16 में आई थी, तो 16 में उसको फाइनल किया था सितंबर अक्टूबर में ही। 17 में इलेक्शन था, हम लोग वाली वैकेंसी भी 18 में फॉर्म आया था, 19 में एग्ज़ाम हुआ था। फाइनल कब किया? क्योंकि 22 में इलेक्शन है तो अक्टूबर 21 में फाइनल किया है। अगला चुनाव अपने यहाँ कब होने वाला है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 27 में चुनाव है, अक्टूबर 26 के आसपास आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इसकी। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बच्चों की तरफ से, ये सारे बच्चों के कमेंट्स हमारे सेशन पे बहुत सारे आते रहते हैं कि सर ये जॉब कैसी है, ये मतलब करनी चाहिए एग्री के स्टूडेंट को? बहुत अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको आगे और बढ़ना है तब भी आपके लिए जॉब बहुत बेहतर है। सैलरी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, जितना आपको काम करना पड़ता है उस हिसाब से अच्छा स्ट्रक्चर है। बाकी और बढ़ाने की बात चल रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है कि हाँ सैलरी स्ट्रक्चर भी बढ़ाया जाए, इसको ग्रेड पे को अपग्रेड किया जाए, क्योंकि मोस्टली जो जॉब्स हम लोग के ग्रेड पे में होती हैं 2024 के ग्रेड पे में, वो इंटर लेवल की जॉब्स होती हैं। हम लोग का भाई ऑनर्स डिग्री होता है 4 साल का, उसके बाद इस जॉब का लेवल इतना होना, तो प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ठीक है, अच्छा है। और जॉब की प्रोफाइल की अगर बात करोगे आप, तो चूँकि गवर्नमेंट जॉब है, आपका सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपको सिक्योरिटी मिल जाती है जॉब में। दूसरा ये है कि बेहतर ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप जो है इस जॉब के साथ बहुत अच्छे से तैयारी आप अपनी आगे और कंटिन्यू करना चाहते हो और बेहतर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वर्क लाइफ बैलेंस आपका इसमें बहुत बेहतरीन रहता है, मतलब करनी चाहिए बच्चे को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जॉब है। अब मैं तो कर रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। सर ये तो बात है, ये तो सर आपके चेहरे से लग रहा है कि सर आप मजे में हैं। हाँ। ये तो बात है सर। सैलरी का एक अभी इशू कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि इसका 4800 ग्रेड पे होना चाहिए, 4200 ग्रेड पे जानी चाहिए, क्योंकि नो डाउट ये 2400 ग्रेड पे है
और ये सर गलत है, मतलब जिस हाँ। तरीके से अगर हम देखें कि लेखपाल की सैलरी, ठीक है, जो 12th लेवल पे है वो भी इससे अच्छी खासी सैलरी देते हैं, तो कहीं ना कहीं एजीटीए जो ग्रेजुएट लेवल पे है तो इसकी सैलरी कम तो है। हाँ वही बात है, जैसे उनका हम लोग से अच्छी नहीं है, हालांकि थोड़ा सा कम है। 2000 ग्रेड पे वीडियो यानी सचिव जो होते हैं गांव में, लेखपाल होते हैं, इन सब की ग्रेड पे 2000 है, हम लोग की 2400 है। थोड़ा सा हम लोग बेहतर उस पे हैं, लेकिन हम लोग के पास जो है, अब ये भी तो देखो कि वो इंटर लेवल की जॉब है। हाँ। हम लोग जो है ग्रेजुएशन करके 4 साल का ऑनर्स कर ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो फिर हमारे पास जो है, अब सीधी बात है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। हम सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो किसान ही होते हैं, और किसान को सरकार से कनेक्ट करने का काम हम लोग करते हैं, तो हम लोग का सैलरी स्ट्रक्चर तो बेहतर होने की ज़रूरत है ही, और इसके लिए प्रयास किया भी जा रहा है। हाईकोर्ट ने अभी जो है ये वो भी कर दिया है, परमिशन दे दिया है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्लाई नहीं किया है। देखो कब तक अप्लाई करते हैं, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, पैसा तो उन्हीं को देना है। बिल्कुल। एक सवाल ये रहता है सर कि पहले देखते हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का एग्जाम हुआ था उसका लेवल, और इस बार अभी आपने देखा होगा एग्जाम का लेवल थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। हाँ, जैसे अब हम अगर तीनों एग्जाम्स की बात करें, हाँ। तो जो सबसे पहला वाला एग्जाम जो हम लोगों ने देखा है अपने ग्रेजुएशन के आसपास में, हाँ। तो 16 में जो जिसकी ज्वाइनिंग हुई थी, 13 में एग्जाम हुआ था। हाँ। उस वैकेंसी की अगर बात करो तो उसका एग्जाम जैसे बहुत हल्के लेवल का आया था। आपको लगभग जो है, मतलब जो आप नॉर्मली नोट्स आप पढ़ते हो, शॉर्ट नोट्स आप तैयार करते हो खुद के, मतलब जो जनरल तैयारी आप करते हो, लगभग सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते हैं। और सुंडा लेवल वाला, हाँ पूरा, तो लगभग सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाते। बहुत हल्के लेवल का पेपर था। और उसके बाद हम लोग के टाइम पे जब हमने एग्जाम दिया था, तो पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया था, क्योंकि पहले इस पेपर को यूपी पीसीएस करवाता था। तो जब 16 में वैकेंसी आई थी तो यूपी पीसीएस करवाता था, फिर इसको यूपी ट्रिपल एससी में शिफ्ट किया गया, तो सिलेबस पूरा बदल दिया गया। अब इसमें फिर मैथ आ गया, रीजनिंग आ गया, जीएस आ गया, हिंदी आ गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई थी। तो हम लोग का पेपर ऐसा नहीं था कि हम लोग के टाइम पे पेपर आसान था, लेकिन उसी हिसाब से कट ऑफ बहुत डाउन चली गई थी। जनरल की कट ऑफ की अगर हम लोग के टाइम पे बात किया जाए तो 200 क्वेश्चन आते थे। 200 क्वेश्चन में अगर 75 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से आपने कर लिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया था। 400 नंबर में 151 नंबर, मतलब बहुत मिनिमम कट ऑफ था, 35-40% ही था। तो और पेपर लेकिन अच्छे लेवल का था वो भी। इस बार का पेपर तो ऐसा हो गया है कि मतलब लगभग आपको जो जॉब ओरिएंटेड पेपर बनाया गया है। हम लोग के टाइम पे ये समस्या हम लोग को फील हुआ था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे आ गए जिनको ना एग्रीकल्चर का नॉलेज है जॉब के टाइम पे, क्योंकि बीटेक करने वाले बच्चों को भी ज्वाइन करवाया गया है। उन्होंने एग्रीकल्चर ना ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ा था, मैथ रीजनिंग पढ़ के उन्होंने जो है क्वालिफाई कर लिया। तो बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत हुई कि उनके एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं। अब किसान आपके पास आ रहा है, बहुत जगह ऐसा होता है कि आप, चूंकि आप किसानों से डील करते हो ना, किसान आ गया आपके पास कि सर ये हमारे में देखो ऐसा रोग लग गया। अब आप मैथ रीजनिंग पढ़ के गए हो, कैसे बता पाओगे उसको? सही बात कि हमको ये समस्या है, आप ये दवा डाल दो, आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बार सिलेबस को बहुत जॉब ओरिएंटेड बनाया गया है। कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सरकार की योजनाएं अब कंप्यूटर से आधारित हो गई हैं। हाँ। अपने अपने राज्य की जानकारी, आपको अपने राज्य की मिट्टी की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए सिलेबस को यूपी स्पेशल जो है डाल दिया गया। फिर एग्रीकल्चर का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, तो इसलिए एग्रीकल्चर डाला गया। कह सकते हैं कि अब जो सिलेबस है वो बैलेंस है, बहुत बैलेंस सिलेबस है। पेपर थोड़ा सा इस बार टफ था, लेकिन कट ऑफ भी उसी हिसाब से कम हो जाएगी, तो लड़कों को बहुत नुकसान नहीं होगा। वैकेंसी तो उतनी फुल होनी ही है। ये सवाल भी बहुत बार बच्चों के, मैंने एक इस पर सेशन भी किया है कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। इस बार जैसे आपने देखा सर, लगभग 28 नंबर जो है ये डीवी कट ऑफ है। हाँ। एक बार सर हल्का सा प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या जनरल की कट ऑफ देखो कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी? हाँ, डीवी का कट ऑफ तो चूंकि बहुत ज्यादा बच्चों को इन्होंने बुला लिया, 6 गुना नहीं करता, ये सिलेक्शन डिफाइन नहीं करता। हाँ, मोस्टली 3 गुना बच्चों को बुलाया जाता था डीवी में, लेकिन इन्होंने 6 गुना को जो है इस बार बुला लिया है। लेकिन ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की आप मानते हो, हम सेफेस्ट स्कोर की अगर बात करें तो अगर आप 50 प्लस हो तब तो एकदम सेफ हो। हाँ, बिल्कुल। 45 के आसपास अगर आपका नंबर है तो 100% चांसेस आपके हैं कि हाँ हो जाएगा आपका जनरल कैटेगरी में। उससे नीचे जब आते हो तब आप एक प्रॉब्लम में हो। 40 से नीचे आने के बाद तो देखो भाई बहुत टफ हो जाएगा। बहुत मतलब 10% 20% चांस है कि इतना कट ऑफ नीचे जाए, क्योंकि बहुत सारे देखो मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे भी जानकारी होती है, बच्चों से पता चलता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने इस पेपर में, टफ पेपर था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया है। बहुत सारे बच्चों ने 65, 70, 80, 75 तक तो बहुत सारे बच्चे पहुंच गए हैं। संख्या बहुत ज्यादा नहीं है हालांकि, वो चूंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है इसलिए कट ऑफ अपने आप नीचे आ जाएगी। कि 400-500 बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिए, लेकिन वैकेंसी तो 3500 है अपने पास, तो कट ऑफ नीचे आएगी। श्योर है 50 के ऊपर जिसका है वो तो जनरल कैटेगरी में सेफ है। ओबीसी में 45 तक सेफ हो जाना चाहिए मुझे लगता है, और 40 के आसपास एससी और महिला वाला कट ऑफ जो है वो बहुत सेफ हो जाना चाहिए। महिलाओं का तो और कम जाना चाहिए। हाँ, और कम जाएगा, बिल्कुल जाता है महिलाओं का कट ऑफ काफी कम, 20% गया था पिछली बार कट ऑफ महिलाओं का हम लोग के टाइम पे। हाँ, तो वो कम जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे जो लगभग अराउंड में रेंज में है वो एकदम सेफ हैं। हाँ, हाँ, सिलेक्शन के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। एक सर
सैलरी के बारे में सर और पूछना चाहेंगे कि एजीटीए की सैलरी कितनी हाँ, है? बच्चों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो सैलरी ही होता है। खैर देखो, स्टार्टिंग सैलरी जो आपकी होती है, बेसिक पे जो आपका है वो 25,500 का होता है। हाँ। ग्रेड पे 2400 पे 25,500 का आपका जो है 6 लेवल जब हम लोग कर रहे हैं 25,500 का होता है बेसिक पे। लेकिन चूंकि आपको एचआरए टीए डीए सब जोड़ा जाता है, तो मान के चलिए जब नए वाले बच्चे जो अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वो लोग जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक आप लोग 50+, क्योंकि तब तक 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। हाँ। तो तब वो 50+ आपकी सैलरी आराम से पहुंच जाएगी। इन हैंड आपको 50+ मिल जाया करेगा, 55-56 के आसपास। भी है ना सर? हाँ, 4-5 हज़ार आपका जो है वो काटा जाता है, लेकिन वो फायदेमंद है आपको कटवाने से। एनपीएस जब आपका कटता है तो 40% वो हिस्सा आप अगर देते हो, अगर आपने 4,000 अपनी तरफ से जमा किया तो 6,000 उसमें गवर्नमेंट जमा करती है। तो हर महीने आपका 10,000 वो सेफ होता रहता है, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम पर आपके काम आएगा। तो बढ़िया बात है। हाँ, 60% सरकार दे रही है। सैलरी यानी अच्छी है, कह हाँ, सकते हैं ठीक, सर। अच्छी सैलरी बच्चे को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और सवाल है, इस बार हमारी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो यूपी ट्रिपल एससी से आ सकती हैं? मतलब बेसिक बच्चा अगर उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है और मध्य प्रदेश से है, ठीक है, तो ये अक्सर बच्चे ज़्यादातर ऑल इंडिया एलिजिबल होता है। जी जी। तो ये सारी वैकेंसीज को कैटर करता है। कौन कौन सी वैकेंसीज हमें मिल सकती है? देखो, सबसे पहली वैकेंसी जो अभी आने वाली है यूपी ट्रिपल एससी से, वो तो आपको देखने को मिल जाएगी शुगर केन सुपरवाइजर। उसके पूरे चांसेस है कि वो जो है 2026 में ही नोटिफिकेशन उसका आपके सामने आ जाए। 1850 के आसपास पोस्ट थी पहले, हो सकता है अभी बढ़ी हो, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं तो पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, कि जितनी खाली हो जाएंगी उतनी बढ़ जाएंगी। एजीटीए ये फाइनल हो जाएगी, उसके बाद ही आने के चांस रहेंगे, कि उसको फाइनल होने में थोड़ा समय लगेगा, तो 26 में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वैकेंसी आनी तो एजीटीए की भी, क्योंकि पोस्ट उसमें भी खाली हो ही रही है। इसके अलावा एक वैकेंसी और है जो लोअर पीसीएस में एग्रीकल्चर की मंडी परिषद वगैरह की वैकेंसीज आती है, जिसमें प्योरली एग्रीकल्चर वाले नहीं एलिजिबल होते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वाले और साथ में जो बायो वाले हैं बच्चे, वो एलिजिबल होते हैं। तो वो भी एक वैकेंसी बहुत बेहतरीन लोअर पीसीएस की होती है, वो बहुत अच्छी जॉब होती है, उसके भी आने के पूरे चांस हैं इस साल में, इसी पेट वाले से। मतलब 3 वैकेंसीज मिलेंगी हमें। हाँ, इस बार जो है यूपी ट्रिपल एससी से आपको 3 वैकेंसी मिलने के पूरे 2200 चांसेस पद तो एजीटीए के हैं। हाँ जी, हाँ जी। और 1800 करीब हो गए हमारे शुगर केन सुपरवाइजर के। लोअर पीसीएस में आप वैकेंसीज तो बहुत सारी आएंगी। अब मंडी परिषद से कितनी आती हैं ये तो क्लियर नहीं कहा जा सकता है कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं, लेकिन वैकेंसी आनी है लोअर की इस बार। एक इसी के साथ एक सवाल जुड़ता है कि इस बार जैसे अभी पेट का रिजल्ट आया है, हाँ जी, हाँ जी। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए पेट की कट ऑफ क्या रहेगी अगर वो इन सारी वैकेंसीज को शुगर केन सुपरवाइजर है, एजीटीए है 2026 में टारगेट कर रहा है, या फिर लोअर पीसीएस को टारगेट कर रहा है, तो क्या कट ऑफ जाएगी? तीनों के लिए अलग अलग सर बताइए। देखो, टेक्निकल टारगेट जो होता है, मतलब जो वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें पेट के कट ऑफ से 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। जैसे आपने देखा यहाँ 3500 पोस्ट थी, ये पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। 3500 पोस्ट है तो उसका 15 गुना लगभग जो है 55-60 हज़ार पहुँच गया। फॉर्म ही 45,000 पड़े थे, तो इसलिए 0+ ही कट ऑफ गया। ठीक है, अब ये हम इसी क्राइटेरिया को एक जनरल मान लेते हैं कि एग्रीकल्चर का बच्चा जिसने पेट दिया है उनकी संख्या 50-60 के आसपास, 50-60 हज़ार के आसपास होगी जिसने पेट दिया है। क्योंकि एमपी वाले, बिहार वाले बच्चे पहले जब जनरल हम लोग पेपर देते थे तो ज़्यादा संख्या में जुड़ जाते थे। पेट की वजह से कुछ बच्चे बाहर हो गए, क्योंकि वो पेट देने नहीं आ पाते हैं। यूपी के बच्चे तो मोस्टली पेट दे ही देते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग के टाइम पे 70-75 हज़ार फॉर्म आराम से पड़ जाता था जब भी कोई एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती थी। अब ये मान के चलिए 50 के आसपास ही फॉर्म पड़ता है। अब अगर आप जो है 1800-2000 वैकेंसी हम लोग ले लें तो 30,000 लोग को तो वैसे ही क्वालिफाई करवाना है 2000 वैकेंसी पे। तो मान के चलिए 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका कट ऑफ जो है बाहर होगा। तो इस बार का पेट बहुत टफ नहीं आया था, जैसे इसके पहले वाला पेट बहुत टफ चला गया था। तो इस बार के पेट में अगर आपका नंबर 5 से 10 के आसपास होगा अगर आपका मार्किंग, तो आप आराम से जो है सारी पोस्ट में एलिजिबल हो जाएंगे। लोअर पीसीएस के लिए आपको हो सकता है थोड़े नंबर ज़्यादा चाहिए होंगे, 10-15 तक, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्योंकि संख्या कम होंगी ना। हाँ, इस वजह से। लेकिन वो जॉब अच्छी है, ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा उसमें जो है उसका स्कोप ज़्यादा है, उसमें सैलरी ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा एफर्ट लगाने की ज़रूरत भी है। एक सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, एजीटीए से ही रिलेटेड है, मतलब कि एजीटीए बनने के बाद जी जी बच्चे को काम क्या क्या, मतलब वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, थोड़ा सा इसे बताना सर। देखो, जॉब में पहला तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप क्या हो, कोऑर्डिनेटर हो। गवर्नमेंट और किसान के बीच में आप क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो। भाई जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी, काम ऐसे तो आपके बदलते रहते हैं, क्योंकि सरकार की कोई नई स्कीम आ गई तो आपको वो भी किसानों तक पहुंचानी है, तो काम बदलते रहते हैं। जो फिक्स काम है आपके, सबसे पहला तो आप ब्लॉक लेवल के वर्कर हो, तो ब्लॉक पे आपका एक बीज गोदाम होता है।
जो सरकार जो है गवर्नमेंट के सीड वहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड करवाती है। आपको जो है सब्सिडाइज सीड होता है, काफ़ी छूट पे मिलता है। नॉर्मली मार्केट रेट से वो आधे रेट पे, आधे या 60% रेट पे आपको मिल जाता है वहाँ पर। तो वो आपको बिक्री करवाना होता है, किसानों को जागरूक करना होता है, और किसान जागरूक हो जाएंगे तो हम ही में से कोई सीड इंचार्ज भी बनता है जिसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है गोदाम का, सारा फाइनेंसेस भी उसको देखने होते हैं। बाकी लोगों को जो है प्रचार करना होता है, किसानों को बताना होता है कि ये सीड जो है अपने यहाँ अवेलेबल है इस वैरायटी का, और आप आके ले जाइए। तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है कि काफ़ी छूट पे गेहूँ मिल जाता है। इसके अलावा अभी ई खसरा का एक काम चला, थोड़ा मेहनत का काम है, सरकार उसके लिए आपको अलग से इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनमें सरकार आपको सैलरी के अलावा इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। मतलब एजीटीए के काम में जो सैलरी मिलती है, ठीक है, उसके अलावा आपको हाँ बहुत सारे इंसेंटिव्स और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर आप जो है ई खसरा का काम आप करते हो तो पर गाटे पे आपको 5 रुपए से 10 रुपए आपको मिलता है। तो एक दिन में कितने गाटे हो जाते हैं? 100-150 तक आप आराम से कर सकते हो। अगर आप सुबह 2 घंटे शाम को 2 घंटे जाके कर लो, धूप में ना आपको काम करने की इच्छा हो, 4 घंटे में भी मतलब आपके 1000 रुपए एक्स्ट्रा है। हाँ, ये आप एक दिन में 1000 कमा सकते हो। ऐसे ही आपका सॉइल हेल्थ कार्ड वाली स्कीम अपनी चलती है, सभी को पता है, तो उसके भी पैसे आपको अलग से मिलते हैं, 10 से 15 रुपए जो है पर किसान का। जैसे मान लो आपको 2 गांव मिले हैं, 100 गाटे, आपको 100 लोगों का आपका जो है वो बनाना है पीएम किसान, तो हर किसान के लिए 1500 रुपए, मतलब 15 रुपए आपको मिल जाएगा। नहीं, हर गांव में आप 1500 रुपए, 2 गांव आपको मिला तो 3000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कार्ड बनेगा इतना, हाँ, ये अलग से आएगा, ये अलग से आएगा। तो ये तो एक तरीके से कोई फायदा ही है। हाँ, एक्स्ट्रा काम करने के, जो भी आपके डिपार्टमेंट का कोर काम है वो आपकी सैलरी में आपको काम करना है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम आपको दिया जाता है उसके लिए अलग से इंसेंटिव आपको मिलता है। कई बार एक कंफ्यूजन आता है कि एजीटीए का काम ऑफिस का है कि हमारी फील्ड का, मतलब बेसिकली रहता है कि ऑफिस का रहता है? दोनों तरीके का काम हो सकता है, क्योंकि कई सारे इसमें जो है कैडर बटे हुए हैं। सॉइल कंजर्वेशन का एक डिपार्टमेंट है, एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट तो है, ये सबसे बड़ा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में ही है, कुछ ऑफिस वर्कर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मेन काम जो है मोस्टली बच्चों को जो मिलता है वो एक्सटेंशन वर्क मिलता है। एक्सटेंशन है तो आपको फील्ड वर्क ही करना पड़ेगा, किसानों से कनेक्ट करना पड़ेगा। सॉइल कंजर्वेशन में ये है कि सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड ही आपको काम करना है। जहाँ पर नदी नाला बाढ़ इस तरीके की चीज़ें होंगी वहाँ पर आपकी ज़रूरत होगी, वहाँ पर आपको काम करना होगा। लेकिन उनकी संख्या मोस्टली कम होती, जिले में 2-3 टीएसी ऐसे हो सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट, जो सॉइल कंजर्वेशन में जा सकते हैं। लेकिन हर ब्लॉक में आपको जो है 3-4 लोग चाहिए जो टेक्निकल असिस्टेंट है, वो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं। और मोस्टली जैसे ये होता है कि लड़कियों को फील्ड पे काम करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो कई जगह ऐसा होता है कि लड़कियों को ऑफिस वर्क दे दिया जाता है, क्योंकि ऑफिस में भी कोऑर्डिनेट करने के लिए तो चाहिए ना भाई, जॉब तो उनको भी, हम लोग को काम कौन प्रोवाइड करेगा? तो ऐसा तो नहीं सारे अधिकारी ही बैठ के सारा काम करेंगे, तो कंप्यूटर वाला काम जिसको अच्छा आता हो वो ऑफिस वर्क भी ले सकता है, जिसकी इच्छा हो। ये भी एक कमेंट था कि ये जॉब एजीटीए की गर्ल्स के लिए कैसी है, मतलब उनके लिए वर्क लाइफ और घर की लाइफ दोनों चीजें बैलेंस कर सकते हैं? बहुत आसानी से बैलेंस किया। देखो, चूंकि फील्ड वर्क आपका है, टाइमिंग आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे ऑफिस वर्क आपका रहता है, जब आपको फिक्स टाइम होता है कि आपको 10 बजे पहुंचना है, 5 बजे आप खाली होगे, जो भी 9 to 5, 10 to 5 जो भी आपका जॉब टाइमिंग है वो आपको करना है। फील्ड वर्क में आपको काम अपने हिसाब से करना है, मैनेज करना है, आपका वर्क दिखना चाहिए, मेन चीज़ है। जब आपका काम दिखेगा तो आपका काम होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। तो टाइमिंग फिक्स नहीं है, आप जिस टाइम अपना जैसे फ्री हो पा रहे हो काम अपना कर लो, सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियां मोस्टली क्या करती हैं, जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही जिले में ज़्यादा लड़कियां पहुंच गई, तो उनको फील्ड वर्क में लगाया जाता है। वैसे मोस्टली लड़कियों को जो है ऑफिस वर्क ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। कंप्यूटर उनको अच्छा चलाना आता होगा, अपना आराम से ऑफिस में बैठ के काम कर लेंगे, 9 to 5 जॉब रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैनेज किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो जो बच्चे 2026 में जैसे टारगेट कर रहे हैं कि एजीटीए उन्हें तैयारी करनी है, ठीक है, तो उनके लिए एक बड़ी समस्या आती है कि हम किन रिसोर्सेज को फॉलो करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसे तैयारी करो तो ये चीज़ ना आपको एकदम लगता है कि यार ये सिलेक्शन दिला सकती है। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? देखिए सर, बुक्स तो बहुत सारी अवेलेबल हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप जो है अपना, जैसा इस बार पेपर आया है उससे ये तो लगा है कि आपको सिर्फ फैक्ट तैयार करके आपका काम नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े क्लियर करने पड़ेंगे। और बहुत सारे पेपर सब कॉन्सेप्चुअल होने लगे। पहले हम देखते थे एग्रीकल्चर में जितनी भी वैकेंसीज आती थी लगभग सब में जो है आपको देखने को मिलता था कि आप जो है रट लिए, रटने से आपका काम हो गया।
अब आपको बेसिक बुक्स में अगर बात करें हम लोग तो अरुण कात्यायन जैसे आपकी अच्छी किताब है, जिसमें आपको जो है बहुत डिटेल्ड भी नहीं है और लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगे। समझने में थोड़ी समस्या होती है लेकिन हाँ बहुत आसानी से आप उसको तैयार कर सकते हो। उसके बाद नेमरा सुंडा अगर आप पढ़ते हो तो आपके फैक्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके अरुण कात्यायन से पहले से क्लियर होंगे, तो आपकी जो है सुंडा पे भी कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 2 बुक्स ये हो गई। इसके अलावा आर एस शर्मा आप कर सकते हो। दूसरा सबसे ज़रूरी है कि आप जो है तैयारी के टाइम पे एमसीक्यूज़ भी साथ में लेते रहें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारे, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको जानकारी होती रहेगी, पेपर का पैटर्न कैसे बदल रहा है, तो आपकी जानकारी इसी से बेहतर होती जाएगी। ये तो बहुत ज़रूरी है। मतलब जब कभी कोई बच्चा तैयारी शुरू करता है ना, तो एक होता है बेस हमारा होता है जो हमें सिलेबस दिया जाता है, लेकिन जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का हमें एक्चुअल लेवल पता कराने के लिए होता है कि यार इस लेवल तक की तैयारी करनी है तुम्हें, ये पेपर है, इस तरीके से तैयारी। तब देखो 2020 अगर आपने 2024 का पेपर देख लिया है, ठीक है, 2024-5 का ये पहला पेपर देख लिया, तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि अगर आप नए एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यार आपको ये लेवल नहीं पढ़ना है, अब आपको थोड़ा सा ऊपर यानी कि कॉन्सेप्ट पे जाना है। जी जी, मतलब जनरल क्वेश्चन अब नहीं है, थोड़ा सा हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले था आप सिर्फ नेमरा सुंडा पढ़ के जो भी पहले एग्जाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के खास तौर पे, या जो भी हम इस लेवल की हर स्टेट में जॉब होती है, एक्सटेंशन वर्कर की एमपी में आरएईओ है या कहीं पर एईओ है, हर जगह ये वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर की, जो मतलब फील्ड लेवल पे सरकार को, जैसे एग्रीकल्चर की सुपरवाइजर हो गई, हाँ वो किसान से जोड़ने का काम ही करती। जी जी, ये सारी वैकेंसीज बिल्कुल सेम लेवल का जॉब है, सेम ही काम आपका होता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट काम तो वैसे ही करता है। तो आपका काम है किसानों को सरकार से जोड़ने का। ये काम हर जगह, वैकेंसीज के नाम अलग अलग है लेकिन काम एक ही है। पेपर का लेवल भी लगभग एक जैसा ही रहता था हमेशा, जो है आपको रटने से आपका काम चल जाता था, लेकिन अब आपको जो है पेपर हर जगह के आप चेंज हो रहे हैं। आप देख रहे हो लगभग आपके पेपर कॉन्सेप्चुअल होते जा रहे हैं। जो भी आप एग्जाम नए आप देख रहे हो वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फैक्ट वैसे भी बच्चों के तैयार रहते हैं, ये भी ज़रूरी है। आपका तैयारी का फेज एक रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते ही हैं, तो ग्रेजुएशन से तैयारी का फेज और इसके बाद सिलेक्शन तक का एक क्या ऐसी चीज़ थी जो बहुत मोटिवेट की, यार ये चीज़ ना हमें करनी है, मतलब ये तो उठाना ही है सबसे पहले, इसको तो टारगेट करना ही है। जी जी, तो मैंने तैयारी शुरू की थी ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। 3rd ईयर से मेरी तैयारी बहुत, मतलब एग्रीकल्चर मैंने पढ़ना 3rd ईयर से, 1st ईयर 2nd ईयर तो मौज में कट गया अपना। हाँ। उसके बाद जो है समझ में आया कि भाई जब पहला दूसरा साल निकल गया है, हवा हो गया है, समझ में आया कि नहीं यार पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो ग्रेजुएशन के बाद प्रेशर स्टार्ट होता है फिर जॉब के लिए। तो 3rd ईयर से मैंने तैयारी फिर प्रॉपर एग्रीकल्चर पढ़ना स्टार्ट किया था। 2 साल मैंने बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ा था। उसके बाद जो है तैयारी का फेज़ मैंने बदला था, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में चला गया, वहाँ मैंने तैयारी स्टार्ट की। और इधर सिविल सर्विसेज की तैयारी मैंने स्टार्ट ही की थी कि जीटीए की वैकेंसी आ गई थी, तो अपना पुराना ज्ञान थोड़ा सा था अपने पास और मैथ रीजनिंग थोड़ी ठीक थी, तो इस वजह से मैंने जो है ये फिर मैंने एग्ज़ाम निकाल दिया। ये एग्ज़ाम हुआ, मैंने दे दिया। इसको तुम भूल गए थे देने के बाद भी, 2 साल बाद चूँकि रिजल्ट आया था, हम लोग तो भूल गए थे पेपर देने के बाद कि हाँ इसको भी एग्ज़ाम दिया गया था। फिर फाइनली रिजल्ट आया और सिलेक्शन, उसमें रोल नंबर दिख गया, खुशी हुई बहुत। अब जैसे आप काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का एक मिथ है कि एजीटीए की नौकरी यार मतलब क्या ही करना है, इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ें एकदम सही है कि सैलरी कम है या फिर काम बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, काम मैनेज करने वालों के लिए काम बहुत ज़्यादा कभी नहीं होता है। इस जॉब में मुझे लगता है कंपेयर किया जाए, अगर हम अदर जॉब से अगर कंपेयर करते हैं, जो भी इस लेवल की जॉब्स हैं स्टेट में, किसी भी डिपार्टमेंट की, लेखपाल हो, वीडियो हो, उनके पास काम हमसे ज़्यादा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। वो हम समझ सकते हैं कि अपने यहाँ जो है काम अच्छा है, आप कर सकते हो। किसानों से देखो, पहले जब आप जॉब स्टार्ट करते हो, कभी भी जब आपके फील्ड वर्क होता है, तो आप जब जॉब स्टार्ट करते हो, जबकि आपके कॉन्टैक्ट सेट नहीं होते हैं, जैसे आपको गांव में 4-6 लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपके लिए तो समस्या होगी इनिशिएट जॉब करने में। फिर आपके कांटेक्ट हो जाते हैं तो 80% काम तो आपके फ़ोन से हो जाया करेंगे। आपने कॉल कर दिया वहाँ के प्रधान को, या आपने जो भी अपने सहायक कृषक बनाए हैं 4 से 8 हर गांव में, उनसे आप फ़ोन करके आप मोस्टली काम आप करवा लोगे, जब तक ज़रूरी ना हो कि आपको विजिट करना पड़े। किसी किसान का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपने फ़ोन कर दिया, वो खुद ही डाल देते हैं आपके पास। गाँव का किसान बहुत समझदार हो गया है, अब उसको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अगर वो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपने परिचय बना लिया, तो लगभग आपका काम मोबाइल से हो जाएगा। और सर और एक बात है, उत्तर प्रदेश में ना शादी के लिए अच्छी नौकरी बहुत ज़रूरी है।
शादी हो गई सर आपकी? नहीं नहीं, शादी वादी अभी नहीं हुई है। तो कब का विचार है? विचार बनेगा फिर कार्ड आप तक पहुंच जाएगा जब विचार बनेगा। नहीं हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी चाहिए, सबको सबको अनाउंस कर दिया जाएगा, सबके पास कार्ड पहुंच जाएगा। तो कंफर्म ना सर? बिल्कुल देखो भाई, आप रिकॉर्ड हो रहा है सर, ये जाएगा ठीक है अच्छी कि बात कार्ड है। आएगा। हाँ, सब तक पहुंचेगा कार्ड। कम से कम 4-5 महीने की सैलरी की मिठाई बट जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सर ऐसा कभी हुआ कि जैसे गांव में गए, जी जी। ठीक है, और किसी को हम समझा रहे हैं अपनी बात और उसको समझना ही नहीं, मतलब नहीं होता, अब किसान है नहीं समझना चाहता है और तुम लगे पड़े हो यार देखो ये चीज़ ऐसे होती है या ऐसे करना है, ठीक है, और वो समझने को तैयार नहीं, तब दिमाग में आता है यार हरजिम फंस गए हैं इधर। ऐसा वाला हाँ, कभी कभी देखो, आप एक एक्सटेंशन पढ़े हो एग्रीकल्चर में, इनोवेटर, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लास्ट में लिजार्ड्स, तो हर जगह वो 16% है, तो हर जगह तो हम ही में से तो अवेलेबल है, हर गांव में होंगे लोग। तो जब आप जाओगे डील करोगे, देखो पूरे गांव को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते हो ना। आपको चाहिए कि हाँ, अच्छे किसान जितने भी आपसे जुड़ना चाहते हैं उतने आपसे जुड़ जाएं, जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएं अपनी बात को। और सरकार देखो, हम लोग जब जाते हैं सरकार के उनको फ़ायदे बताने जाते हैं कि आपके लिए सरकार क्या कर रही है। चूँकि बहुत सारे लोग सरकार के अपोजिट होते हैं, अदर पार्टीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस वजह से उनको जो है थोड़ा सा लग जाता है कि यार ये सरकार ही बेकार है। तो उनको आपको देखना चाहिए कि आप किसान हो तो आपको स्कीम से मतलब होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहे जो को कोई भी स्कीम खराब तो होती नहीं है, क्योंकि जो इनिशिएट करते हैं, जो अधिकारी स्कीम बनाते हैं, किसान के वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती हैं सारी स्कीम्स। हाँ, ये हो सकता है कि उसके इनिशिएट करने में, उसको लागू करने में, एग्जीक्यूट करने में समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और किसानों को कई बार, जैसे अभी इस समय फार्मर रजिस्ट्री का एक काम चल रहा है हम लोग का, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बार बार आ जाते हैं आधार लेने, साइट वाइट इनकी चलती नहीं है। गवर्नमेंट साइट्स का हाल थोड़ा सा खराब तो होता ही है, तो कई बार वो बोल देते हैं सामने कि ठीक है यार, तुम्हारा काम है भैया, तुमको 2000 लेने हैं पीएम किसान के, तो करवा लो, क्या हम बताएं। और उसमें समझ जाते हैं किसान, समझाने से। गाँव किसान बहुत भोले होते हैं, आराम से समझाओगे तो सब समझेंगे। कभी ऐसा हुआ, मतलब एक सबसे वियर्ड मोमेंट कोई ऐसा आपने देखा हो यार कि ये वाली जॉब में ना इतने साल, 5 साल हो गए आपको, लगभग 4 साल, तो कोई एक वियर्ड मोमेंट ऐसा लगा यार छोड़ो हटाओ, हमको नहीं पढ़ना ही नहीं, चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये ई खसरा वाला जब काम होता है ये बहुत टफ लगता है, क्योंकि आप अकेले खेतों में भटक रहे हो। क्योंकि ई खसरा में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, बता दूं, ई खसरा में ये होता है कि हर खेत पे आपको जाके उसका फोटो खींचना होता है कि कौन सी क्रॉप लगी हुई है। अब आप चूंकि वैसे तो नॉर्मली हम लोग करते हैं, किसी को पीछे बैठा लिए, चलो यार टहल के आते हैं, लेकिन आपका वो रेगुलर काम जब बन जाता है तो कोई आपके पीछे बैठ के रोज नहीं जाने लगेगा। और चूंकि डिपार्टमेंट में आप दोस्त बना लेते हो अपने साथ वाले, लेकिन समोसा और कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते होंगे कंफर्म? नहीं, वो सब खिलाया जाता है, सब खिलाया पिलाया जाता है, उससे दिक्कत नहीं है। ऑफिस में आप कोऑर्डिनेट कर लेते हो, तो मोस्टली काम में ऐसा हो जाता है कि आप 2 लोग 3 लोग जिनसे आप दोस्ती कर लिए ऑफिस में, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ ही आप जाते हो। लेकिन ये काम ऐसा है कि आपको अलग अलग ही जाना पड़ेगा, सबको अलग अलग गाँव अलॉट है, तो उस टाइम रोज़ आपको शाम को रिपोर्टिंग देनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा जाके। तो कई बार ये समस्या जो है हो जाती है कि अकेले जाके फील्ड में धूप में भटक रहे हैं हम लोग खेतों में, थोड़ा सा तब लगता है यार लग रहा है फंस गए। अच्छा, ऐसा ये कोई ऐसा मोमेंट रहा हो कि यार लगा यार बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा, अमेजिंग? वो तो हर महीने एक बार लगता है जब 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 अकाउंट में आता है सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। ये तो सबके साथ होता है सर, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी। ये वाला वो मोमेंट सबसे बढ़िया होता है जब सैलरी आपके खाते में गिरती है। एजीटीए के बच्चे को एक ऐसा रहता है कि तैयारी करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी है, कंप्यूटर भी है और यूपी स्पेशल भी है। हाँ जी, हाँ जी। उसको इसमें ना थोड़ा सा बैलेंस बिठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक तरफ एग्रीकल्चर है तो ठीक है, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ी है, जी जी, लेकिन उसको कुछ सब्जेक्ट टफ लगने लग जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट में भी, एग्रीकल्चर में भी है और भी सब्जेक्ट हैं वो से टफ लगते हैं। इसको कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चे को? देखिए सर, मोस्टली टफ सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें जो एजीटीए में सिलेबस में आते हैं, इकोनॉमिक्स आपका जो है थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है, और अच्छे खासे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। दूसरा प्लांट पैथो और इंटो जो है, ये बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है। 2 तरीके से आप इसको, एक तो सबसे ज़रूरी जो मैंने पहले बताया था, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। इकोनॉमी तो आपकी कॉन्सेप्ट्स के बिना आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चंस, क्योंकि फैक्ट में आप इकोनॉमी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होने चाहिए, जिसके लिए मैंने बताया था वॉल्यूम 1 अगर और उनका 10 की आप पढ़ते हो तो लगभग इकोनॉमी के जितने अपने में क्वेश्चंस आते हैं लगभग आपके क्लियर हो जाते हैं वहाँ से सारे।
और पैथो और इंटो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ती हैं, बहुत सारे भाई साइंटिफिक नेम्स हैं आपको रटने पड़ते हैं, फैमिलीज़ है, ऑर्डर है, उनका जो है अटैकिंग टाइम क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका फेज़ कौन सा अटैक करता है, कौन सा नुकसान पहुंचाता है। इनके लिए ट्रिक्स और न्यूमेरिक्स आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत सारी भाई तरीके हो सकते हैं ना, हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स से ही तो याद किए चीज़ों को। जो है प्रतिभा मैम के इतनी अच्छी न्यूमेरिक्स कोई नहीं बना सकता। बहुत बढ़िया बढ़िया, आकाश सर के तो गाने फेमस है, फेमस है। हाँ, यही तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी तैयारी, चूंकि ये चीजें भूलती नहीं ना, आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे कभी। भाई कोई चीज है जिसमें 10 चीजें आपको, जैसे हम बात करें अगर जैसे एंटोमोलॉजी में हम लोग याद करते हैं जो है लेग्स के मॉडिफिकेशन, अब वो 10-12 है, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा किस वाले में कौन सा पाया जाता है? तो आप कुछ ना कुछ न्यूमेरिक्स बना लिए, कुछ गाना बना लिए, कुछ कहानी बना लिए, जिससे भी आप अपना बनाओगे तो बहुत बेहतर है। अगर आप खुद का नहीं बना सकते हो तो किसी ने अगर अच्छा बनाया है, आकाश सर ने बहुत बढ़िया गाने बनाए हैं, आप उनको तैयार करके अच्छे से तैयार कर सकते हो। तबला नहीं चल सकता, बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ। देखो ऐसे हम भी किए, जैसे 4 बजे भी हम एक क्लास लेके भी आ रहे हैं अभी। जी। तो हमने इस बार सोचा है कि जो अपनी क्लास लेके आएंगे ना, तो कुछ PYQs हैं या किसी एग्जाम के PYQs, किसी भी एग्जाम के उसमें कराएंगे, तो उसमें हम ट्रिक्स को बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ट्रिक्स हैं या कोई याद करने का तरीका, क्योंकि जब आप किसी चीज से रिलेट कर लेते हो ना, तो यार वो चीज ना आपके दिमाग में बैठ जाती है, और ये सबसे जरूरी है। हाँ, जिस चीज में आपका दिमाग लग रहा है उससे जोड़िए ना आप। हम लोग तो बहुत वियर्ड चीजों से जोड़ के जो है चीजें याद की है। ऐसा तो हम लोग पढ़ा भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते बच्चों को, सब करते हैं। सबके दिमाग में वैसी चीज, जैसी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं आप उनसे जोड़िए, बहुत आसानी से चीजें याद रहेंगे, आपको भूलेंगे नहीं फिर वो। जैसे मैं तो आपके साथ कभी रहा भी हूँ, ठीक है, बहुत पहले की बात है। जी। तो आपके एक रूल रहता था पढ़ाई का, जी। वो बहुत फेमस था, कहते यार इसको फॉलो करो। उस रूल के बारे में बच्चों को भी बताओ सर। देखो 8-8-8 का रूल मैंने एक बार पढ़ा था इसको। तो अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो, आपके पास 24 घंटे ही हैं। तो देखो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब एग्जाम आपका सर पे आपके होता है, 1-2 महीने बच्चे होते हैं, तब तो हर बच्चे की 10-12 घंटे पढ़ाई होती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन जनरल टाइम पे जब आपका कोई एग्जाम नहीं लगा होता है, तब आप बहुत वीक कर देते हो पढ़ाई को। उस टाइम ये रूल आपके बहुत काम आएगा। 8-8-8 का रूल है। 8 घंटे आपको सोना है, प्रॉपर नींद लेनी है। 8 घंटे में आपको अपने बाकी सारे काम निपटाने हैं, जो भी करना है, मूवी देखो, बातें करो, अपनी बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड जिससे बतियाना खूब बतिया लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी के 8 घंटे में आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी है। ये रूल आपका हमेशा चलेगा। पेपर के टाइम पे आपकी अपने आप ही पढ़ाई उससे ज्यादा बढ़ जाएगी, आप चाहोगे। बच्चे हुए 8 घंटे सोना है सिर्फ। हाँ एकदम 8 घंटे की नींद आपके लिए बहुत बढ़िया रहती है, क्या दिक्कत है? तो इसमें सर एकदम बढ़िया रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब हमारी नोटिफिकेशन सामने आती है, जी तैयारी के लिए एक्टिवेट वो तब होते हैं कि यार अब ना अपने अस्त्र उठा लेने चाहिए, ठीक है, अब जाते हैं, अब धनुर्विद्या सीखते हैं, अब जाके हम क्या करेंगे, बढ़िया महाभारत। क्या ये वाली स्ट्रेटेजी सच में सिलेक्शन में काम आती है? अब अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो काम आ भी सकती है। वैसे मेरे हिसाब से तो हर बच्चे को तैयारी के लिए एक तरीका अपना लेना चाहिए। मैं किसी को भी जब राय देता हूँ, जो भी मेरे साथ के छोटे भाई हैं या जो भी हैं मेरे कांटेक्ट में, जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, उनसे मैं एक ही राय देता हूँ उनको कि हमेशा तैयारी जब आप कर रहे हो तो एक एग्ज़ाम ऐसा जो हर साल पेपर होता हो, उसको आप, जैसे अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, AFO आप टारगेट कर सकते हो, हर साल आपका एग्जाम होगा, क्योंकि वो आपकी लय को टूटने नहीं देता। अगर आप सिर्फ AGTA की तैयारी करते हो तो वो हर साल वैकेंसी नहीं आएगी। शुगर केन सुपरवाइजर की करते हो तो वो हर साल वैकेंसी नहीं आएगी। अगर आप ऐसा एग्जाम पकड़ लो जो हर साल वैकेंसी आती है, तो आपकी लय हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अगर आप तैयारी करते करते आपका 2 साल पेपर नहीं होगा तो अपने आप ही मोराल आपका डाउन हो जाएगा। फिर अगर बीच में ऐसी वैकेंसी, से मान लो आप AFO की तैयारी करते हो और बीच में आपकी AGTA की वैकेंसी आ गई, तो आप चूंकि एग्रीकल्चर पहले से आप पढ़ ही रहे थे, तो आपको बस कंप्यूटर और जो है ये पढ़ना पड़ा आपको UP स्पेशल, इसको आप आराम से मैनेज कर लोगे। थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज है और वो वैकेंसीज आप फिर दे सकते हो सारे एग्जाम्स। 2 का सेट बना के रखो। हाँ, एक रेगुलर का और एक रेगुलर बहुत जरूरी है, और उस रेगुलर में जो सिलेबस है उससे मिलता जुलता जिस भी एग्जाम में सिलेबस, वो आप पेपर दे लो। ये चीज बहुत काम, जैसे बैंक में आप दे रहे हो तो नाबार्ड, उसके बाद FCI, उसके बाद आप सारे एग्जाम दे सकते हो। एक और सर सवाल बहुत कमेंट में आता है कि AGTA का प्रमोशन सर मतलब कैसे होता है, प्रमोशन इसमें कैसे होता है, और इसमें प्रमोशन के बाद में कौन कौन सी पोस्ट हैं जो बच्चे को मिलती हैं? जी। तो प्रमोशन सबसे पहले तो जो आप अभी एग्ज़ाम दे के आए हो उसके मार्क्स ही के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रमोशन होता है। तो हम लोग वाले में क्या है, जैसे हम लोग से पहले वाले अब प्रमोट हो चुके हैं लगभग, कुछ लोग बचे हैं,
जो 2016 वाले हाँ। बहुत सारे बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। अच्छा। तो पहले प्रमोशन के बाद आप बनते हो एडीओ एग्रीकल्चर, जिसमें आप ब्लॉक से कोऑर्डिनेट करते हो। जैसे जिले से ब्लॉक को कोऑर्डिनेट करने का काम आपका होता है। हर डिपार्टमेंट के जैसे क्या होता है, ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है। बीडीओ के अंडर में हर डिपार्टमेंट का एक एडीओ होता है। जैसे एडीओ एग्रीकल्चर होगा, एडीओ पंचायत होगा, जिसके अंडर में और सारे कर्मचारी आते हैं। जैसे हम लोग एडीओ एग्रीकल्चर के अंदर में आएंगे, ब्लॉक एडीओ पंचायत के अंडर में पंचायत वाले, यानी जो ये हमारे होते हैं वीडियोज़ वगैरह, सचिव जिसे बोलते हो आप, तो वो सब लोग आएंगे। ऐसे ही जो है एग्रीकल्चर में पहला प्रमोशन आपको एडीओ एजी का मिलता है। उसके बाद सेकंड प्रमोशन में अलग अलग जगह पे कहीं कहीं पर आपको एसटीए बना दिया जाता है, कहीं कहीं पर आपको एसएमएस का एक पद होता है जो कि तहसील से कोऑर्डिनेट करता है। सबसे पहला गांव के स्तर पे आप ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद आपका सेकंड स्तर जो होता है वो जो है तहसील होता है। तो तहसील पे आपको प्रमोट करके एसएमएस, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जिसे बोला जाता है, वो बनाया जाता है। और 3 प्रमोशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अब हम जैसे लोगों को मिल सकते हैं जिनको बहुत जल्दी बहुत कम एज में जॉब मिल गई, उनको तीसरा प्रमोशन मिल सकता है कि 30 साल से ज़्यादा आपकी जॉब होगी तभी आप तीसरा प्रमोशन पाओगे। देखो ये होता है कि नॉर्मली प्रमोशन अगर पोस्टेज खाली है ऊपर वाली, जैसे ग्रुप बी की पोस्ट खाली है, तब तो आपका प्रमोशन टाइम से पहले हो जाएगा। तीसरी पोस्ट कौन सी है सर? एसएमएस के बाद आपको एसटीए बनाया जाता है। तो एसडीओ बहुत कम चांसेस है कि आपको एसडीओ बनने का चांस मिल जाए इस पोस्ट पे जाके। एसडीओ जो आप डायरेक्ट वैकेंसी दे रहे हो। पहला प्रमोशन कब तक हो जाता है सर? देखो वैसे तो ये पद खाली होने पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का 4-5 साल में ही हो गया। पिछले वाले हम लोग के जो भैया थे उन लोग का 4-5 साल में ही हो गया। हम लोग का प्रमोशन अब मान के चलिए कि 10 साल लगेंगे, क्योंकि वो एक रूल है सरकार का कि 10 के बाद तो आपका प्रमोशन होना ही होना है। पद खाली होना हो, हर 10 साल में आपका प्रमोशन होगा, आपका ग्रेड पे बढ़ जाएगा अपने आप ही। तो 10 साल बाद तो फिक्स है कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। फिर अगले 10 साल बाद फिर प्रमोशन आपका होगा। अगर पद खाली है तो उससे पहले हो सकता है। एक सवाल और आता है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एजीटीए में क्या हमें अपना डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है? मतलब आप कह रहे हो कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो सर, है ना? और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि क्या हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में जॉब मिल जाती है? देखो प्राइमरी पोस्टिंग आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिलती। हम लोग के टाइम पे जो था, हो सकता है इस बार चेंज कर दे, कुछ तो नहीं पता है। हम लोग के टाइम पे ये सिस्टम था कि आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरवाते थे। ऑनलाइन जब सिलेक्शन होना होता था तो उससे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भरना पड़ता था, जिसमें 74 डिस्ट्रिक्ट का ही ऑप्शन होता था। जो आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है उसको हटा के बाकी 74 डिस्ट्रिक्ट आपको चुनने हैं कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे, ऐसे 74 पे आपको टिक करना होगा। ठीक है। अब पहली प्रेफरेंस अब इसमें मिलता कैसे है? जैसे मान लो प्रयागराज आपको चाहिए, तो प्रयागराज में मान लो 30 पोस्ट जो है प्रयागराज वालों को मिलनी है। 30 बच्चे जो है नए सिलेक्शन होंगे, प्रयागराज जाएंगे, और 50 लोगों ने अप्लाई किया कि हमें प्रयागराज रहना है पहली प्रेफरेंस पे। तो कैसे प्रेफरेंस डिसाइड होगा? तो पहली प्रेफरेंस उनको मिल जाती है। जैसे मान लो अगर आप लड़के हो तो आपकी अगर वाइफ वहाँ जॉब करती हैं पहले से प्रयागराज में, अगर आप लड़की हो, आपके हस्बैंड प्रयागराज में पहले से जॉब करते हैं, तो आपको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस तो मार्क्स के अकॉर्डिंग होती है। जो अभी आपने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में जो आपके नंबर आए होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। मोस्टली लोगों को पहला डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, क्योंकि हर कोई अपने आसपास का डिस्ट्रिक्ट चूज करता है। तो कहीं पर ऐसा होता नहीं कि भीड़ हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा तो तरीका यही रहता है। मोस्टली लोगों को पहला मिल जाता है, नहीं तो दूसरा 100% मिल जाएगा। तो ठीक है, कम से कम घर से आसपास हो तो घर आना जाना, घर मतलब हाँ, उसके बाद आप होम डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो, ट्रांसफर करवा सकते हो। 3 साल की जॉब आप कर लो, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो सकता है। 3 साल आपको हाँ अदर डिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद आप अपने ब्लॉक में भी आ सकते हैं। हाँ मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो ब्लॉक डिसाइड करना तो ये डिप्टी डायरेक्टर सर का काम होता है। जो आपके अधिकारी जिले के होते हैं वो डीडी एग्रीकल्चर होते हैं, उनके वो अगर चाहें तो आपको अपना ब्लॉक भी अलॉट कर सकते हैं, अदर ब्लॉक भी अलॉट कर सकते हैं अपने ज़िले में। वो ब्लॉक अलॉट करना जो है वो डीडीए सर का काम होता है। सर अब थोड़ा सा अब पूछते हैं आपसे पर्सनल, आपके थोड़े एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे रहे। जैसे एक तो तैयारी कर रहे थे आप जी, तो तैयारी करते हुए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आती है, मतलब हताश हो जाते हैं। नो डाउट कभी कभी वैकेंसी नहीं मिलती है, फैमिली का प्रेशर भी होता है, कहीं पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कहीं और भी, ठीक है, लड़के हैं, बच्चे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो उस टाइम बहुत सारे बच्चे हताश होकर कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं? तैयारी छोड़ने की इच्छा तो कभी नहीं हुई। हाँ, प्रॉब्लम्स तो हर ज़िंदगी में, देखो भाई, आप जीवन अगर स्ट्रगल ना हो तो जीवन ही क्या है फिर। तो लेकिन ये है कि जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए आपको, और एफ़र्ट लगाते रहोगे आप तो सिलेक्शन भी होगा।
और कोई ज़रूरी नहीं कि पहले प्रयास में हो, हर किसी को पहले प्रयास में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने मेहनत कम की है। देखो वैकेंसीज़ लिमिटेड होती हैं, ऐसा नहीं कि जो तैयारी कर रहे हैं उनकी वैकेंसीज़ जो है, जिनका सिलेक्शन हुआ सिर्फ उन्होंने मेहनत की थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हो सकता है उनको नॉलेज भी सिलेक्शन होने वाले से ज़्यादा हो, लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि उनका पेपर में कोई समस्या आ गई, उनका पेपर नहीं अच्छा जा पाया, या जो क्वेश्चंस पेपर में आए बस उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी, उन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। ये समस्याएँ जो है आपको होती रहेंगी, और इन दिक्कतों को साथ में रख के, क्योंकि देखो कहते हैं ना, मेहनत सबको मौका देती है, किस्मत सबको मौका देती है, लेकिन मेहनत सबको चौका देती है। तो अगर मेहनत आप करोगे तो चाहे जब वो एक बार मौका आपका चूक जाएगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। पहली बार में अगर आप पोस्टेड नहीं हो पाते, पहली बार में सिलेक्शन नहीं हो पाता, दूसरी बार में होगा। अगर आपने मेहनत की है, आपके नॉलेज है, आपको सबसे ज़रूरी तो नॉलेज ही होता है। अगर आपके पास है तो फिर आपको सब मिलेगा, समय लगेगा। ऐसा कभी वियर्ड मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया है? हाँ, काफ़ी। देखो स्ट्रगल तो सबकी ज़िंदगी में होता है, और मैं तो मतलब एक टाइम था जब मैंने सोचा था कि सब छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। और उसी टाइम पे 2018 में ही जब मैंने ये पेपर दिया था, उसके बाद 19 में ही मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा चूँकि फाइनेंशियल प्रेशर हो जाता है, और घर की जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि छोटा परिवार है हमारा काफ़ी, तो काफ़ी जो है दिक्कतें उसके बाद उठानी पड़ी। 4-6 महीने तक घर चूँकि रहना पड़ा था हमको, और लगा था एक बार मन हुआ था ना कि प्राइवेट जॉब कर लिया जाए और थोड़ा सा घर वालों को स्टेबल किया जाए। फिर घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके बाद जो है फिर हम दोबारा इलाहाबाद पहुंच गए और सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए। और चूँकि पापा मेरे बहुत चाहते थे कि मेरी जॉब हो, उनको मैं तो सिविल सर्विसेज की ज़बरदस्ती तैयारी कर रहा था, उनका मन था कि यार गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए तुम्हारी बस, बाकी उनको ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ तुमको यही जॉब करनी है। तो उनके समय में मैंने पेपर दिया था, लेकिन हाँ ज्वाइन उनके टाइम पे मैं नहीं कर पाया, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया। तो हाँ, ये सब दिक्कतें तो है थोड़ा सा, बट ठीक है, लाइफ है, होता है, स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब जैसे सर अभी देख लीजिए आप, लगभग 35,000 बच्चों ने पेपर दिया AGTA का, और सिलेक्शन तो सर सिर्फ और सिर्फ 3500 ही बच्चों का होना है। बिल्कुल जितनी बिल्कुल। वैकेंसीज हैं, बहुत सारे मैं बहुत सारे बच्चों से चूँकि जुड़ा रहता हूँ, तो बहुत सारे बच्चों ने ये बताया उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स, चूँकि हम लोग जुड़े रहते हैं, बच्चों से बात होती है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात होती है, सब अपनी दिक्कतें भी शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी मेरे जैसी सिमिलर दिक्कतें बहुत सारे बच्चे मुझे बताते रहते हैं कि सर ऐसा मेरे साथ हो गया है। मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि हाँ बच्चे का भला हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पहली बार में ही उनका सिलेक्शन हो जाए। मेरा हो गया था, मैं उनसे पहले, पापा के एक्सपायर होने से पहले पेपर दे चुका था, और मेरा बहुत टाइम से जॉब लग गया। और तो इस वजह से जो है घर वालों को काफ़ी समय तक दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी, मुझे बहुत समय तक दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ी। कुछ टाइम ही था जो मेरे स्ट्रगल का रहा, क्योंकि उससे पहले हमने कभी स्ट्रगल नहीं देखा था। पापा के टाइम पे कौन ही स्ट्रगल देखता है, जब आपके सिर पे वो छाँव होती है तो आपको कोई फिर स्ट्रगल फील नहीं होती। अब तो मौज से जीते थे, पढ़ाई करते थे, घर वाले कभी उतना पढ़ाई के लिए भी प्रेशर नहीं किए थे कि हाँ तुमको मतलब बस पढ़ते ही रहो, कुछ ना करो ज़िंदगी में, ऐसा कुछ था नहीं कभी। बट उसके बाद थोड़ा सा लगा कि हाँ नहीं, सीरियस होना चाहिए, तो ये जो है थोड़ा सा था। एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को कब सीरियस हो जाना चाहिए जॉब के लिए कि यार हमें तैयारी में लग जाना है? क्योंकि ये कंफर्म है, आप 6 महीने की तैयारी से, या मतलब नहीं शॉर्ट टर्म जैसे वैकेंसी आई तुरंत, इस तैयारी से सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को छोड़ के, ठीक है जी। तो कितने दिन एक प्रॉपर तैयारी को देना चाहिए? देखिए वैसे तो सबसे ज़रूरी है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उसी टाइम आप अपना गोल जरूर डिसाइड कर लो। हाँ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जब आपको मंजिल पता होगी तभी आप रास्ते बना पाओगे ना, कि कोई भी आपको रास्ता भी तभी बता पाएगा जब आपको उसकी मंजिल बताओगे। आप खुद भी रास्ता अगर नहीं खोज पा रहे हो, आप किसी टीचर से, किसी शिक्षक से, किसी से भी, बड़े भाई से, किसी से भी आप जानकारी लेना चाहोगे, तो आपको मंजिल तो अपनी खुद ही बतानी। मंजिल कोई आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हर आदमी की मंजिल अलग अलग हो सकती है। रास्ते लोग बता सकते हैं आपको, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई मिल गया, आप पूछ लोगे रास्ता कहाँ है, ये थोड़ी बताओगे हमको जाना कहाँ है, कोई नहीं बता पाएगा। तो मंजिल आपको डिसाइड करनी पड़ेगी बहुत सही समय पर। ग्रेजुएशन स्टार्ट होने पर आप सोच लो, अच्छे से सोच लो, सब पढ़ लो, क्योंकि ग्रेजुएशन में आपको वेरिएबल सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी जॉब्स की जानकारी आपको हो जाती है, उस समय आप जो है डिसाइड जानकारी है, या आपको पता है सर, मतलब गाइडेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी टीम मतलब जितनी है
हम लोग बहुत तरीके से ऐसे सेशंस लेके आते रहते जी हैं। जी, मैं देखता रहता हूँ आपके सेशंस ऐसे कि बच्चे को तैयारी हाँ, में कब प्रॉब्लम आती है, ये चीज समझ में आ जाती है उसके कमेंट से। जैसे आप हमारे इस सेशन के नीचे आपको कोई समस्या लगती है, आप उस पर कमेंट जरूर करना, तो हम उसको समझते हैं, एनालाइज करते हैं कि यार इस पे हमें बच्चे को बताना चाहिए कैसे। आपको गाइडेंस सेशन बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत बहुत ज़रूरी भी है। देखो, बच्चों को गाइडेंस ऑनलाइन एजुकेशन में यही सबसे बड़ा फ़ायदा जो है बच्चों को दिया है कि गाइडेंस बहुत नॉर्मल हो गई है। हम लोग जब तैयारी के फेज़ में थे, जब ऑनलाइन, कोविड से पहले ऑनलाइन वाला उतना फेज़ नहीं था, और ऑफलाइन कोचिंग सिर्फ कुछ, जैसे अपने यहाँ एग्रीकल्चर की कोचिंग्स कानपुर में मोस्टली हुआ करती थी, इसके अलावा कहीं और बाहर कोचिंग्स नहीं थी, उतना कोई पॉपुलर नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो बहुत बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है जो कानपुर नहीं पहुंच सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ने उन सबको भी बहुत जो है हद तक फ़ायदा पहुंचाया है। कम जो है पैसे में आप जो है अच्छा प्रॉफिट दे रहे हो उनको, तो इससे जो है थोड़ा बच्चों को हेल्प हो जाती है। हाँ बिल्कुल होता है सर। एक सर और बात पूछेंगे, जैसे तैयारी करते हुए अक्सर होता है, एग्री स्टूडेंट के साथ तो बिल्कुल होता है, उसने ग्रेजुएशन में कहीं से ग्रेजुएशन किया है और प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाया। अब ऐसी कंडीशन में जब वो सबसे पहले तैयारी में आता है, ठीक है, अब कूदते ही उसे सबसे पहली बार ही बहुत सारी चीजें पढ़नी, नए नए टर्म्स हैं तो सीखना पड़ता है, तो उसे लगता है कि हम सीख तो लिए हैं लेकिन हमसे भुला जाएगा ये, ठीक है, भुला जाता है। मतलब बच्चे को साहब मैंने पढ़ा था ऐसा कुछ, लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है, तो ये वाली चीज बहुत आती है। इसको लेके सर क्या आप? देखो, ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद डिग्री कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने आपको बताया था 3rd ईयर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। 1st ईयर 2nd ईयर मेरा मौज में ही गुजरा था। हम लोग बस दिन भर क्रिकेट खेलते थे कॉलेज में रह के, और क्लासेस वहाँ कोई कंपलसरी थी नहीं। डिग्री कॉलेजेस में मोस्टली जगह यही हाल है, क्लासेस बहुत कंपलसरी नहीं होती, तो हम लोग का 2 साल तो वैसे हवा में निकला था। फिर जब हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की थी प्रॉपर, मैंने जो है तैयारी एग्रीकल्चर जब पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरे साथ यही समस्या थी। सबसे पहले तो चूंकि हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के थे और मोस्टली अपना जो अच्छा कंटेंट है वो इंग्लिश में मिलता है, एग्रीकल्चर का अच्छा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल पाता है, तो सबसे पहले तो कन्वर्ट करने में बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती हैं। उसके बाद दूसरी समस्या जो है आपको ये देखने को मिलती है कि भूलने वाली समस्या जो आपने बताई वो बहुत। तो देखो, 2 तरीके हो सकते हैं इसके, एक तो होता है रिवीजन, एक होता है रिपीटिशन। दोनों शब्द एक जैसे ही लगते हैं, लोगों को लगता है एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। रिपीटिशन का मतलब है कि आप जो है जो चीज़ पढ़े हो बार बार उसी को रिपीट करो, वो फिर आपको नहीं भूलेगी। अगर आपने मान लो गैप दे के, जैसे आपने अभी पढ़ा, उसके बाद 2 हफ्ते बाद एक बार आपने फिर रिवाइज कर दिया, उसके 1-2 महीने बाद फिर आपने उसको रिवाइज कर दिया, सेम चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो। रिपीट करने से जो है आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, आप वो चीज़ नहीं भूलोगे फिर। दूसरा होता है तरीका रिवीजन का। रिवीजन ये नहीं कि आप जो है जो पढ़े हो वही दोबारा पढ़ रहे हो। रिवीजन का तरीका ये हो सकता है कि आप MCQs, उसी से रिलेटेड MCQs आप लगा लो। जैसे अलग अलग जगह पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी बहुत सारी, जैसे आप नेमरा सुंडा पढ़े, नेमरा सुंडा की टेस्ट सीरीज कहीं आपको अवेलेबल है, मिल जा रही है, या कोई बुक मिल जा रही है जिसमें नेमरा सुंडा के MCQs हैं। टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस नेमरा सुंडा के लोग डालते रहते हैं, आप कहीं से भी सॉल्व करो उनको। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वो रिवीजन है। रिपीटिशन क्या है कि आप वही बुक बार बार पढ़ रहे हो। और नेमरा सुंडा तो हम लोग मूल मंत्र की तरह रटे हैं उसको। हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट 10-10, 15-15 बार उसको रट डालता है, और जितनी बार उसको पढ़ो उतनी बार लगता है तो कुछ नया मिल गया यार, इसमें खोज के निकाल रहे हैं नई चीजें। कहते हैं ना कि ये किताबें ना बेसिक जब आपके पास, जब तैयारी शुरू करो तभी आपके पास होनी ही चाहिए, चाहे नेमरा सुंडा हो, चाहे अरुण कात्यायन हो, कांतवा हो, ठीक है, RK शर्मा है, ये हमारी रामायण है, बिल्कुल रामायण है। ऐसे ही पूरा इन सबका एक समेशन करके एक अभी हमारी एक बुक आई है, एस एग्रीकल्चर, वो सारे के सारे बुक्स का ना एक तरीके से कंक्लूजन बन देगा। जी जी, वो रखा है कि बच्चे को 4 किताबों पे ना जाना पड़े, वो एक जगह पढ़े। तो ये सारी रामायण ना आपके पास होनी चाहिए और इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, कितनी बार पढ़ पाओ यार, पढ़ो, रिपीट करो। मैं तो नेमरा सुंडा में हर बच्चे को यही राय देता हूँ, सुबह उठ के, जैसे रामायण लोग गांव में पढ़ते हैं ना, 4 चौपाई रामायण पाठ नहीं करते हैं लोग, सुबह उठ के पढ़ डाले, फिर उसका नेमरा सुंडा जहां तक मतलब पढ़े हैं वहीं पे लगा दिए पेन या कुछ भी कागज, उसके बाद फिर वही शुरू के खत्म कर दिए, फिर उसके बाद शुरू से शुरू कर दिए। हम लोग के बाबा लोग किया करते थे, रामायण खत्म हो गई तो फिर बालकांड से आ गए, फिर शुरू कर दिए। सेम आपको नेमरा सुंडा के साथ करना है। 2 घंटे सुबह उठ के उसको बांचना है आपको, जहां खत्म हो, जहां पर 2 घंटे आपके पूरे हो जाए वहीं पे आपको टिक कर देना है, पेज मोड़ दो कि यहां तक आज हमने पढ़ा है, कल फिर वहीं से शुरू करो। एक बार फिर नेमरा सुंडा पूरी खत्म हो जाए आपकी, फिर पहले पेज से आ जाओ, फिर शुरू कर दो। वो 2 घंटे सुबह के आप उसको दे दो, आपकी एग्रीकल्चर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगी। बिल्कुल, एग्रीकल्चर रामायण है, जनरल एग्रीकल्चर सुंदरकांड। हम लोग कहते हैं ना जिसने सुंडा पढ़ा नहीं एग्रीकल्चर का सगा नहीं, वही वाला हाल है। एक बार तो यार सारी छोटी-छोटी फैक्ट अच्छे हैं उसमें, बहुत अच्छे फैक्ट हैं, ये तो चीज है। हाँ जी। अब सर टाइम है कि अब हम इस जो आज की वार्ता है, संवाद है,
इसे स्टॉप करें, लेकिन चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे अब नए AGTA के लिए तैयारी करना चाहते हैं, केन सुपरवाइज़र को तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वो मैसेज जो उन्हें तैयारी करने के लिए मोटिवेट करे। और उनसे यार मतलब नहीं होता यार, देखो बहुत सारे बच्चों का मैसेज तो यही आता है, तैयारी इधर करना तो चाहते हैं पता नहीं हमको रोक मन नहीं लग रहा है, प्रेम रोग में फंस जाते हैं। देखो, आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, चूँकि मोटिवेशन आपको पुश देता है पढ़ाई को, आपकी तैयारी को, और नियमित पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। देखो, बिना आप सेल्फ रेगुलेशन के, चूँकि मन भटकता है, सबका भटकता है, नो डाउट, हर तरीके की चीज़ें हैं दुनिया में, आप हर जगह जो है ऐसा नहीं, हम ये नहीं करें कि तुम सिर्फ पढ़ो, जीवन में कुछ ना करो, सब करो, एंजॉय करो, ज़िंदगी है आपकी। सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे वो भी बहुत बोरिंग काम है। लेकिन हाँ, जब आप पढ़ रहे हो उस टाइम आपको जो है सटीकता रखनी है पढ़ाई में। फ़ोन को उस समय आप, सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास है कि उसको फ्लाइट मोड में डाल दो। कुछ समय जब भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मैंने 8 घंटे वाला बताया था, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो तो जिस समय आप 8 घंटे पढ़ रहे हो उस समय फ़ोन यूज़ ना करो आप, बाकी 8 घंटे में आप खूब मस्ती कर लो, क्या दिक्कत है। तो आपको ये तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो, सेल्फ रेगुलेशन ज़रूरी है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स ही आपके लिए, तो हम सब एग्रीकल्चर में मोस्टली लोग मिडिल क्लास से हैं, सबके पास जो है फैमिली प्रॉब्लम सबसे बड़ा मोटिवेशन, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई दुनिया में दे नहीं सकता है। तो वो ही मोटिवेशन आपके लिए बहुत है, उसको बस ध्यान में अपने आप रखोगे तो पढ़ाई अपने आप होती रहेगी। फिर करना पड़ेगा सर। जी जी, बहुत जरूरी है। तो कहते हैं तुम लोगों को ना बिठा अभी बताए थे ना कि सबसे मजा कब आता है, जब अकाउंट में आता है सैलरी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, बस वो अगर आपको चाहिए तो आपको जो है ये करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये जमाना ना, जो ये फेज जो चल रहा है सर, जी जी, ये सच में बहुत महंगाई का जमाना है, महंगाई का जमाना, और आपको नौकरी करनी ही है, ये समझ लो, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि आप यार ये कर लो वो कर लो, कुछ भी नहीं है। सैलरी आपको मतलब अच्छी खासी आ रही है, आप ना घर में कलेश होगा, ठीक है, ना पत्नी से आपका कभी झगड़ा होगा, ना अगर लड़कियां हैं तो वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हो, तो थोड़ा सा उनका भी सब चीज़ों से एक तरीके से कहो तो डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है। और ये जॉब जो है एग्रीकल्चर की लड़कियों के लिए तो ये समझ लो वरदान है। इतने कम कट ऑफ पे ये वैकेंसी आपको मिल जाती है। पिछली बार का कट ऑफ अगर आप देखें तो 200 क्वेश्चन में जिसने 20 क्वेश्चन सही कर लिए थे, सही उस लड़की का सिलेक्शन हो गया था। अब ये मान के चलिए आप, ये क्या कट ऑफ है, मतलब 10% कट ऑफ हुआ है, सही बात है, 40 नंबर पे हो गया, मतलब 200 में 20 क्वेश्चंस, 400 में से 40 नंबर आया था। सही है कि आप AGTA है, केन सुपरवाइजर है, या फिर आप बिहार कोऑर्डिनेटर देख लो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर देख लो। मैं कह रहा हूँ कि आप इनका कंपेयर करो बैंकिंग एग्जाम से, रेलवे एग्जाम से, ठीक है, आप SSC से कर लो जाके, उससे कम से कम 100 टाइम्स कम आपको यहाँ पे कंपटीशन देखने को मिलेगा। मेहनत भी कम करनी है, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं कह रहा हूं ना, आप सिर्फ और सिर्फ अपना 6 महीना दे दो प्रॉपरली एग्रीकल्चर को। आप एग्रीकल्चर में महारत हासिल कर लोगे और नौकरी जिस पे हाथ रखोगे वो नौकरी तुम्हारे बाप की है, ठीक है, आराम से रखो, अब बढ़िया सैलरी, ठीक है यार। मतलब आप देखो रेलवे में इतनी सारी मतलब इतना कंपटीशन है सर, जी, SSC में देख लो, सैलरी 40 से 50,000, भाई 50,000 इसमें तुम्हें मिल रहा है। लोग कहते हैं एग्रीकल्चर स्ट्रीम, हमने कहा एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बेहतर स्ट्रीम आप बता दो जिसमें इतना कम कंपटीशन पे इतनी अच्छी जॉब आपको मिलती है। बहुत 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 आसान हो गया है अब तो, खैर फिर भी टफ हो रहा है, बच्चे थोड़ा जागरूक हो रहे हैं और अच्छी भी बात है। पहले बहुत आसान था, अब थोड़ा सा टफ हो रहा है, तो अच्छे बच्चे भी निकल के आ रहे हैं, मेहनत करके लोग अच्छे आ रहे हैं। हम लोग के टाइम पे, हम लोग से पहले वाले बैच में देखो, जो बहुत लो लेवल होते थे, जिनको जानकारी कम होती थी, उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाता था। पेपर का लेवल बढ़ रहा है, लोग तैयारी बढ़ा रहे हैं। AFO देखो, पहले कितनी वैकेंसी, 2-2 हज़ार पोस्ट आती थी और बहुत कम कट ऑफ जाता था, आधा नंबर इंग्लिश का कट ऑफ जाता था, आप लोग देखते थे। हाँ, तो बहुत आसानी से सिलेक्शन होता था बच्चों का। लेकिन अब देखो कट ऑफ भी बढ़ रहा है, और चूंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छी भी बात है। नॉलेज अच्छा होगा तब, भाई अच्छा नॉलेज है तो आप अच्छा पब्लिक को सर्व कर पाओगे, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो फिर आज हम अपने पॉडकास्ट को यहीं तक रखेंगे, लेकिन सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बंधु हैं, ठीक है यार, एक मोटिवेशन अपने दिमाग में रखना, ये नौकरी आपके लिए ही है, ठीक है, बस तैयारी सही से कर लो, एक बार प्रॉपरली सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। हम आपके लिए जो 4 बजे क्लास लेके आ रहे हैं वो प्रॉपरली केन सुपरवाइज़र है, AGTA है, ठीक है, बिहार कोऑर्डिनेटर है, इन वैकेंसीज को ही टारगेट करते हुए हमने बनाई है। उसको प्रॉपरली अटेंड करना, बिल्कुल मिस मत करना, और हो सकेगा हम और एक आध क्लास आपको यूट्यूब पे और प्रोवाइड करेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ इसलिए रहेगी जो बच्चे हमारे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से समझ लो बस एज है,
तैयारी वहां कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ स्टडी से करते रहो। कहीं पर भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज लगाते रहो, प्रॉपरली पढ़ते रहो। जब भी वैकेंसी गिरेगी आप तुरंत जाओगे, और ये मैं गारंटी लेता हूं भाई, लिख के दे दूं कि आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा नहीं। और इस चीज को दिमाग में लिख लो कहीं पे, ठीक है, और लिख के चिपका लो कि सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, पढ़ना लेकिन तुम्हें ही पड़ेगा। घर की कंडीशन तुम ही बदल सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी ही किसी नए सेशन में किसी नए व्यक्ति के साथ। नमस्कार।